गुड मॉर्निंग क्लास 7th के सभी स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी हम लोगों ने हिंदी व्याकरण में पहला पाठ पढ़ चुके हैं, दूसरा पाठ आज पढ़ेंगे, जो कि दूसरा पाठ है हम लोगों का वर्ण विचार। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले पृष्ठ नंबर 11 खोल लीजिए। यहाँ पे दिया गया है, इसमें हम कुछ पॉइंट आपको पढ़ा दे रहे हैं, नोट करा दे रहे हैं। आप लोग कुछ पॉइंट अपने से पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रश्न अभ्यास करवा देंगे और ये भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, आप सभी देख रहे हैं, वर्ण विचार में दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे देख रहे हैं पर्वत छपा है, इधर उद्यान छपा है, फूलों का बगीचा छपा है। तो यहाँ पे इसमें बताया भी जा रहा है, ऊपर दिए गए पर्वत तथा उद्यान शब्द की रचना वर्णों ध्वनियों से मिलकर हुई है। तो आइए इन शब्दों के खंड अलग अलग करके इनके प्रयुक्त ध्वनियों को पता लगाएं। तो कहने का मतलब जो भी शब्द लिखा गया है, जो भी चित्र दर्शाया गया है, उन शब्दों को अलग अलग करके उनके शब्दों को हम लोग बनाते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे पर्वत कैसे बना है, तो हर एक वर्णों को जो है अलग अलग करके पर्वत लिखा गया है। जैसे प धन अ धन र धन व धन अ धन त धन अ। तो इस तरह से पूरा प्लस प्लस करके जो है पर्वत बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इन ध्वनियों और छोटे खंड नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रकार की सबसे छोटी ध्वनि को जिसके और खंड न हो सके उसे ही वर्ण कहा जाता है। तो वर्ण की परिभाषा जैसा कि आप लोग इस ब्रैकेट में देख रहे हैं, हरी पट्टी में दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। यही याद करना है आपको। वर्ण जैसे कोई पूछे आपसे वर्ण किसे कहते हैं, तो आपको बताना है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो ये तो हो गया वर्ण। अब आइए हम लोग जानते हैं वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है वर्णों का समूह। वर्णमाला किसी भाषा में प्रयोग आने वाली मूल ध्वनियों या वर्णों का निश्चित क्रमबद्ध ही समूह होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप ब्रैकेट में देख रहे हैं हरी पट्टी में, यहाँ पे दिया भी गया है, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। कहने का मतलब जितने भी शब्द होते हैं उनके व्यवस्थित रूप को ही वर्णमाला कहते हैं। कहने का मतलब वर्ण का मतलब होता है अक्षर, और माला का मतलब माला जानते होंगे, जो माला बनाया जाता है। तो किसी फूल को जो है अगर माला बनाया जाए, पिरो करके उसको रस्सी के धागे में एक एक करके जो है पिरोया जाए तो एक समूह बन जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अक्षरों का समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो आप इसको भी पॉइंट याद करेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट में दिया भी गया है, प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो है, हिंदी वर्ण में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन? एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्वर के विषय में जानते हैं। स्वर क्या होता है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट से बाहर निकलती है, यह स्वतंत्र ध्वनियाँ ही इनकी संख्या 11 है। कहने का मतलब वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख से बाहर निकलती है, बहुत ही आसानी से हवा जो है मुख से बाहर निकलती है, तो ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। तो इसको कहते हैं स्वर, और इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 11। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के विषय में। तो पेज नंबर आप लोग 12 खोल लीजिए। जैसा कि यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, स्वर की संख्या 11 बताई गई थी। इसमें है अ आ इ ई उ ऊ ए री ए आई ओ औ। ये सब कुल मिला के संख्या, जैसा कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, 11 संख्या होती है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। स्वर के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? पहला हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 3 स्वर। तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। अब हर्ष स्वर क्या होता है, इसके विषय में आइए जान लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। जैसे जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगता है उसको जो है हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे कि इसकी संख्या 4 बताई गई है। कौन कौन होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। कहने का मतलब इसको मुख्य स्वर भी, मूल स्वर भी कहा जाता है। अब दूसरे नंबर पे आता है
दीर्घ स्वर क्या होता है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। जैसे कि हर स्वर में कम समय लगता है और इसका उच्चारण करते समय दुगना समय लगता है, तो इन्हें जो है हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 बताई गई है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ, हाँ, इस तरह से जो है इनकी संख्या 7 बताई गई है। उसके बाद हम बात करेंगे प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होता है, इसके विषय में जानिए। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। कहने का मतलब ये वे स्वर जिनका उच्चारण करने में जो है दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, तो वह जो है प्लुप्त स्वर कहा जाता है। इसका चिन्ह जो है यस मॉडल नुमा जैसे छपा है ब्रैकेट में, आप सभी देख रहे हैं। तो इसका चिन्ह इस प्रकार से लगता है। कहने का मतलब एक मात्रा के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। प्रायः इसका प्रयोग पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, राम, ओम। तो कहने का मतलब ओम में जो बीच में यस का निशान बना दिया जाता है, कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे, तो वही जो है प्लुप्त स्वर कहा जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट भी दिया गया है। पॉइंट में जैसे दिया गया है अंक बिंदी है, फिर अक ऊपर 4 बिंदी है तथा आयोग वाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों के पहले होता है। अंग को अनुस्वार तथा को विसर्ग कहा जाता है। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है और विसर्ग क्या होता है, पिछली कक्षा में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे अनुस्वार एक बार फिर से जान लीजिए। यहाँ पे अनुस्वार में दिया गया है, इसका चिन्ह सिर रेखा के ऊपर बिंदी के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है, जैसे हंस, खंभा, झंडा, रंग, संत इत्यादि शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब जहाँ कहीं भी जिस शब्द के ऊपर जो है अंग की बिंदी, केवल एक बिंदी लगा दिया जाता है, तो उसे हम लोग अनुस्वार कहते हैं। और पॉइंट में दिया भी गया है, जैसे देख लीजिए, इसका प्रयोग पंचमा अक्षर के स्थान पर किया जाता है, जैसे अंग, य, अड़, न, त, तथा म पंचमा अक्षर, जैसे कंघा। तो कंघा पहले हम लोग किस तरह से लिखते थे, अब कंघा में एक क के ऊपर बिंदी लगा दिए तो हो गया। तो इस प्रकार से चंपक लिखने के लिए पहले च आधा म प क लिखते थे, चंपक होता था। तो अब ऐसा नहीं है, आप केवल च के ऊपर बिंदी लगा देने से चंपक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बिंदी लगा दिया जाता है इसी को हम लोग कहते हैं अनुस्वार। अब देखिए अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक में बता रहा है कि इसका चिन्ह सिर रेखा के ऊपर चांद बिंदु जो है के रूप में लगाया जाता है। उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख से समान दबाव के साथ बाहर निकलती है, जैसे माँ, पूँछ, हंस, बूंद, ऊँट आदि। तो कहने का मतलब जहाँ कहीं भी जिन शब्दों में हम चांद बिंदी का प्रयोग करते हैं, चंद्र बिंदी लगाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कि यह अनुनासिक है। तो अनुनासिक में केवल चंद्र बिंदी लगा देने से अनुनासिक हो जाता है। अब विसर्ग के विषय में जान लीजिए। विसर्ग क्या होता है। इस ध्वनि का चिन्ह जैसा कि देख रहे हैं, अतः, प्रायः, तो इसमें वो लगाते हैं जो बिंदी, साइड में जो 2 बिंदी लगा देते हैं, वही जो है विसर्ग ध्वनि होता है, विसर्ग वर्ण होते हैं। तो इसका उच्चारण ह की भांति किया जाता है। तो विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में संस्कृत के आय में ही किया जाता है, जैसे अतः, प्रायः, स्वतः, अंततः इत्यादि जो है शब्दों में किया जाता है। अब ये तो हो गया विसर्ग। विसर्ग में मतलब जैसे प्रातः लिखते हैं ना, तो जो बिंदी साइड में लगा देते हैं तो वही होता है विसर्ग। आगत ध्वनि क्या होता है। आगत यानी अर्धचंद्र अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉपर, ट्राली, बाल आदि। तो कहने का मतलब आगत ध्वनि की वह होती है जिसमें जैसे डॉक्टर में थोड़ा सा ड के ऊपर डॉट कर देते हैं, और कॉपर लिखने में, ट्रॉली लिखने में। तो इस तरह से यह ध्वनि जो होती है इस वर्ण को जो है प्रयोग आगत ध्वनि के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पे देखें स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं। स्वर यहाँ पे दिया गया है, मात्रा भी दिया गया है। जितने स्वर होते हैं उनकी किस प्रकार से मात्रा होते हैं, शब्द कैसे बनता है, इसको आप पढ़ेंगे।
अब अभी तो हम लोग स्वर के विषय में पढ़ रहे थे। अब दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होता है इसके विषय में पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसा कि बताया जा रहा है पॉइंट में, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख से अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर निकलती है। इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 बताई गई है। कहने का मतलब वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता से ली जाती है। और आगे बता रहा है कि इसका उच्चारण करते समय जो है हवा, इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर निकलती है। इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब बिना स्वर के सहायता से लिए बिना इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से व्यंजनों की संख्या कुल 33 बताई गई है। तो अगला पृष्ठ नंबर 13 आप लोग अपने से पढ़ लेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। पृष्ठ नंबर 13 पढ़ लेंगे। जो भी बाकी रहेगा अभी हम नेक्स्ट दिन पढ़ा देंगे। उसके बाद एक्सरसाइज आपको करवाएंगे। तब तक लिए ओके, थैंक्स।